नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी हेडलाइन से। नफरती नारों के मामले में अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोग गिरफ्तार। सांसदों विधायकों पर दर्ज आपराधिक केस हाईकोर्ट की मंजूरी से ही हटेंगे, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा सोशल मीडिया पर न करें बहस। जी हाँ, ये बात हो रही है पेगासस मामले में, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा वो बताएंगे। बिहार में 3 सालों से SC/ST छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिली, नीतीश कुमार पर सवाल। और सिब्बल के घर पर डिनर पर जुटे विपक्षी नेता, कांग्रेस में हलचल। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से। और आपने देखा था कि 8 अगस्त को जंतर मंतर पे एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें कि कुछ बहुत ही आपत्तिजनक नारेबाजी हुई, और खासकर मुसलमानों को लेकर। तो उस मामले में आज दिल्ली पुलिस ऐसा लगता है कि हरकत में आ गई है, और जिस तरीके से मुस्लिम विरोधी नारेबाजी और भड़काऊ टिप्पणी हुई थी, तो अब आज दिल्ली पुलिस ने अश्विनी उपाध्याय, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता रह चुके हैं, लॉयर रह चुके हैं, और उनको और उनके साथ 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब आपको बता दें कि इसमें जितने आरोपी हैं, विनोद शर्मा, दीपक सिंह, दीपक, विनीत क्रांति, प्रीत सिंह कहा जाता है कि सेव इंडिया फाउंडेशन के निदेशक हैं, और उन्हीं के बैनर के तले ये भारत छोड़ो आंदोलन का जो कार्यक्रम था वो किया गया था। अब आपको बता दें कि 8 अगस्त को जो ये एक मार्च निकाली गई थी जंतर मंतर पर भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से, उस बैनर के तहत जो लोगों ने वहां पर डिमांड की थी वो ये कहा था कि जो 222 अंग्रेजी कानून, अंग्रेजों के समय के बनाए हुए जो कानून है, उनको हटाया जाए और उनको हटाकर नए कानून को लाया जाए। लेकिन इसी दौरान अश्विनी उपाध्याय भी एक स्पीकर थे, वो बात कर रहे थे, और उसी दौरान कुछ लोगों ने, 6 या 7 लोगों ने बहुत ही आपत्तिजनक और विशेष समुदाय को घेरने के बिल्कुल समान बहुत ही आपत्तिजनक नारेबाजी की थी, जिसमें से कि एक नारा तो कुछ ऐसा है कि अगर मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम्स को धमकी बार बार दी जा रही थी कि राम राम कहो, और उसी को लेकर बार बार इस चीज़ पर बात हो रही थी। और हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, इस तरीके की नारेबाजी थी। और दूसरा नारा तो इतना आपत्तिजनक था कि मैं उसको यहाँ पर बोल भी नहीं सकती हूँ, लेकिन मुसलमानों को घेरने के लिए था। अश्विनी उपाध्याय से जब पूछा गया कि आप इस मामले में आपका क्या कहना है, तो इन्होंने कहा कि बहुत ही आपत्तिजनक नारे इसमें लगाए गए हैं, और उन्होंने साफ साफ ये कहा कि उनका कोई इससे लेना देना नहीं है। वो वहाँ पर एक बतौर स्पीकर के तौर पर आए थे, और उन्होंने न किसी को देखा है, न वो किसी को पहचानते हैं, न उनमें से वो किसी भी व्यक्ति से मिले हैं। और अब दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार जरूर कर लिया है, हिरासत में ले लिया है अश्विनी उपाध्याय को, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब दिल्ली पुलिस अश्विनी उपाध्याय और जो सारे आरोपी हैं उनके खिलाफ क्या चार्जेस लगाएगी। आपने देखा था कि दिशा रवि के सिर्फ एक टूल किट में थोड़े से चेंजेस करने के बाद उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस बना दिया गया था। तो आज सवाल ये उठता है कि अभी जो केसेस रजिस्टर हुए हैं वो धारा IPC की धारा 153A और 188 के तहत दर्ज हुए हैं। और आपको बता दें कि जो नफरत भरे जो भाषणों के लिए जो कुख्यात पुजारी हैं नरसिंहानंद सरस्वती, उनकी मौजूदगी में ये बताया जा रहा है कि ऐसे वहां पर नारे लगाए गए थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे विवादित नारे लगाने के लिए क्या पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी? पुलिस का ये कहना है कि उस फंक्शन के लिए, उस आयोजन के लिए उनको परमिशन नहीं थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि संसद से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जहां पर इस तरीके का आयोजन हो रहा है, और अक्सर जंतर मंतर पे जितने भी बड़े आयोजन होते हैं वहां पर पुलिस रहती ही है, तो दिल्ली पुलिस की ये बात कैसे मानी जाए कि उनके इस आयोजन के लिए उनके पास अनुमति नहीं थी और उन्होंने देखा नहीं? क्या पुलिस ने अपनी आंखें बंद कर ली थी जब इस तरीके की नारेबाजी हो रही थी? और अब जबकि लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या राष्ट्रद्रोह का मामला या फिर UAPA के चार्जेस क्या दिल्ली पुलिस लगाएगी? ये सारी
बातें अब देखने वाली हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि दिल्ली को एक बार फिर से दंगों की आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है। पहले हमने देखा था कि सीए और एनआरसी के समय था, फिर अभी थोड़े दिन पहले हमने दिल्ली के हज हाउस को लेकर देखा, वहां पर भी एक ऐसा कम्युनल एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश की जा रही है। फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर इस तरीके की जब घटना आ रही है तो सवाल ये उठता है कि ऐसा सांप्रदायिक माहौल जो कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ता है, ऐसा माहौल क्यों बनाने की कोशिश की जा रही है। अगले साल दिल्ली नगर निगम के चुनाव हैं और उससे भी ज्यादा जो यूपी में चुनाव है, तो पूरे एक तरीके से एटमॉस्फेयर को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यह है कि दिल्ली पुलिस जो गृह मंत्री अमित शाह के अधीन है, क्या वो अश्विनी उपाध्याय जो कि खुद बीजेपी के प्रवक्ता रह चुके हैं और जो उनके साथी जो आज हिरासत में लिए गए हैं, उनके खिलाफ पुलिस क्या चार्जेस लगाती है। क्या राष्ट्रद्रोह का केस लगाएगी, क्या यूएपीए उनके खिलाफ लगाया जाएगा, क्योंकि एक टूल किट में चेंज करने की वजह से, या अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया है तो आपके खिलाफ सेडिशन का केस लग जाता है, आपको राष्ट्रद्रोही बताया जाता है। तो अब देखना यह है कि क्या अश्विनी उपाध्याय राष्ट्रद्रोह के केस में आरोपी बनाए जाएंगे या नहीं बनाए जाएंगे, और नहीं बनाए जाते तो फिर से एक बार गृह मंत्रालय के ऊपर और दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। आइए अगली खबर की ओर चलते हैं। दूसरी खबर हमारी सुप्रीम कोर्ट से है। आज जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, यानी कि जो राजनीति का अपराधीकरण में एक बढ़ोतरी देखी गई है, उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो एमपीज और एमएलएज जो कि आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, जिनके खिलाफ पेंडिंग केसेस हैं, उनके खिलाफ कोई भी राज्य सरकार केस वापस नहीं लेगी जब तक कि उस राज्य का हाईकोर्ट उनको वापस लेने की परमिशन नहीं देता है। अब आपको ये बता दें कि 2016 में अश्विनी उपाध्याय जो बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने एक याचिका दायर की थी और उन्होंने कहा था कि जो ये क्रिमिनल बैकग्राउंड के जो लोग हैं जो चुनाव में कूदते हैं, उनकी फास्ट ट्रैकिंग होनी चाहिए और एक उनको आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिनका जो कि अपराधीकरण जो आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। तो उसी प्ली की आज सुनवाई हो रही थी और उसमें जो अमाइकस क्यूरी हैं विजय हंसारिया, तो उन्होंने एक रिपोर्ट भी पेश की और वो बहुत ही रोचक रिपोर्ट है, क्योंकि उस रिपोर्ट में उन्होंने एक स्टेटस दिया था कि जितने भी पेंडिंग केसेस इस समय चुने हुए सांसद और जो विधायक हैं उनके खिलाफ जो पेंडिंग केसेस हैं, उसमें 17% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है केवल पिछले 2 सालों में। और उसमें उन्होंने कहा कि कर्नाटक की अगर हम सरकार का उदाहरण लें तो उन्होंने 61 ऐसे केसेस वापस ले लिए। उसी तरीके से उत्तराखंड का एक राज्य है जिसमें कि बहुत सारे केसेस वहां के एमएलएज और सांसद के वापस ले लिए गए। यानी कि राज्य सरकारों को की जो ये पावर्स हैं कि वो अपने एमपीज और एमएलएज के क्रिमिनल केसेस वापस ले सकती हैं, तो उस पर रोक लगाई है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक हाई कोर्ट की अनुमति नहीं हो जाती तब तक कोई भी राज्य सरकार बिना हाईकोर्ट की अनुमति से किसी भी एमएलए या एमपी का केस वापस नहीं लेगी। तो इससे हो सकता है कि जो अपराधीकरण जो एक राजनीति में दिख रहा है, और जैसा मैंने आपको कहा कि पिछले 2 सालों में इसमें खासा इजाफा दिख रहा है, तो उसको रोकने में थामने में कमी आएगी। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और डायरेक्शन आज के ही फैसले में दिया और उन्होंने कहा कि जितने भी स्पेशल जजेस हैं जो ये आपराधिक पृष्ठभूमि के एमपीज और एमएलएज की सुनवाई करते हैं, उनका ट्रांसफर अगले जो भी ऑर्डर है तब तक नहीं होगा। यानी कि जो भी जजेस हैं उनके तबादले नहीं होंगे और वही जजेस जो अभी तैनात हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में, वही जजेस उन एमपीज और एमएलएज के केसेस की सुनवाई करेंगे। और साथ में आपको ये भी बता दें कि साथ में सीबीआई और ईडी पर भी सवाल खड़े किए गए हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने पूछा कि ईडी ने अपनी जो स्टेटस रिपोर्ट है कि ईडी के कितने मामले हैं एमपीज और एमएलएज के खिलाफ, तो ईडी ने अपनी रिपोर्ट सोमवार को फाइल कर दी थी, लेकिन सीबीआई ने नहीं की, जिसको लेकर तुषार मेहता ने कहा कि नहीं, ये डिले है, कुछ कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम है, जिसको लेकर जस्टिस एनवी रमन्ना ने एक बहुत
सख्त टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। और जब ये सुनवाई शुरू हुई थी तो उस समय सरकार ने कहा था कि वो बहुत सीरियसली इस मैटर को परस्यू करेगी और देखेगी कि इसकी फास्ट ट्रैकिंग हो, ये तमाम कोर्ट्स की। तो ये सारे मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर सुनवाई की है। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एक स्पेशल बेंच को बनाया जाए और उस स्पेशल जो बेंच ही अब ये जो जितने भी पेंडिंग केसेस हैं एमएलएज और एमपीज के, उनकी सुनवाई करेगा। और 10 दिन में सीबीआई और ईडी दोनों को ये रिपोर्ट सौंपने को कहा है। लेकिन सवाल आज ये उठता है कि ये मोदी सरकार जो कि ये कह रही थी कि जो आपराधिक पृष्ठभूमि के जो लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, उनके केसेस की फास्ट ट्रैकिंग होगी, तो आज इस रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि जो मोदी सरकार ने कहा वो पूरा नहीं किया। और जो आपराधिक पृष्ठभूमि के जो लोग हैं, अगर आप उनकी संख्या देखें और खासकर अगर मौजूदा कैबिनेट में, तो उनकी संख्या बढ़ गई है। और जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने जो अभी एक हाल में रिपोर्ट जो सबमिट की थी, उसमें भी देखा गया है कि किस तरीके से क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों का इजाफा हुआ है। तो अगर इजाफा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि सरकार की तरफ से इसमें छानबीन में उनके क्रिमिनल जो बैकग्राउंड्स हैं उसकी छानबीन में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है और जो वादा मोदी सरकार ने किया था उसको नहीं पूरा किया है। अब क्योंकि कोर्ट का एक अहम फैसला आया है तो अब देखना यह होगा कि इस अपराधीकरण को कैसे रोकेगी सरकार, क्योंकि ज्यादातर केसेस में हमने देखा था कि 40-40 साल पुराने केसेस चल रहे थे और लोग इंटरिम स्टे ले लेते थे और बिल्कुल जब क्रिमिनल चार्जेस फ्रेम करने की बारी आती थी तो उनको स्टे मिल जाता था। और एक आंकड़ा भी है हमारे सामने कि 2018 में हाईकोर्ट के जो पेंडिंग केसेस थे वो 4122, 2020 में मार्च में 4222 हो गए थे, फिर सितंबर 2020 में 4859 केसेस। तो ये लगातार केसेस जो पेंडिंग केसेस हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि राज्य सरकारें केसेस या तो वापस ले लेती हैं या तो ड्रैग करने की कोशिश करती हैं। तो ये जो पूरी न्यायिक प्रक्रिया है, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड्स के जो एमपीज और एमएलएस के खिलाफ जो पेंडिंग केसेस हैं, उसको लेकर भी एक नई शुरुआत अब देखने को मिल सकती है। आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं पेगासस मामले में। आज 10 अगस्त के दिन आज सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी थी पेगासस जासूसी कांड में, लेकिन ये सुनवाई अब सोमवार तक के लिए टाल दी गई है क्योंकि जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि उनको सारे पिटिशंस पढ़ने के लिए, समझने के लिए और जवाब देने के लिए समय चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो जस्टिस एनवी रमन्ना ने कुछ बातें कही वो भी बहुत अहम है और इसका जो इम्प्लीकेशन है, इसका जो असर है, हो सकता है कि बाकी चीजों पर भी हो, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया को लेकर एक टिप्पणी की है। उन्होंने जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा उन याचिकाकर्ताओं से जिन्होंने पेगासस जासूसी मामले में याचिका दायर की है कि हैव फेथ इन द सिस्टम। उन्होंने कहा है कि जो आपका सिस्टम है उसमें भरोसा रखिए और पैरेलल डिबेट्स करने की जरूरत नहीं है, यानी कि याचिकाकर्ता जो सोशल मीडिया पर डिबेट्स में उलझ रहे हैं वो उनको नहीं उलझना चाहिए। और उसके अलावा जस्टिस एनवी रमन्ना ने लॉयर्स और पिटिशनर्स दोनों को, यानी कि वकील और याचिकाकर्ता दोनों को कहा है कि जब कोर्ट में इस मामले में बहस चल रही है तो कोर्ट में ही इसके बारे में सवाल किया जाए और सरकार उस पर जवाब देगी। और उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़ा अनुशासन लाना जरूरी है और अगर जो याचिकाकर्ता हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा कहना है तो वो एडिशनल एफिडेविट फाइल कर सकती हैं। तो ये बातें आज जस्टिस एनवी रमन्ना ने कही हैं। और कल ही डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा था राज्यसभा के अंदर कि उन्होंने कोई भी ट्रांजैक्शन एनएसओ जो इजरायली कंपनी है उसके साथ नहीं किया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि जब सोमवार को सुनवाई शुरू होती है तो फिर क्या कुछ बहस में निकल कर आता है, सरकार क्या कहती है। लेकिन फिलहाल जस्टिस एनवी रमन्ना ने एक एजेंडा जरूर सेट कर दिया है, एक टोन एंड टेनर जो आगे की हियरिंग्स हैं उसके लिए सेटअप हो गया है कि जो याचिकाकर्ता हैं वो सोशल मीडिया पर बात नहीं करेंगे और डिसिप्लिन और अनुशासन से चलेंगे। याचिकाकर्ताओं को अब ये भी उम्मीद है कि जो सवाल वो करेंगे उसका जवाब सरकार देगी,
तो अब सरकार किन किन बातों का जवाब देती है, क्योंकि बेसिक 2-3 सवाल पूछे गए थे सरकार से कि क्या आपने इजरायली कंपनी से जो स्पाईवेयर है पेगासस वो आपने खरीदा था या नहीं खरीदा था। तो ये जो बुनियादी सवाल हैं इनको लेकर और फिर सिविल लिबर्टीज को लेकर, फंडामेंटल राइट्स का जो हनन है, वो तमाम सवाल भी सारे पिटिशंस में आएंगे। 9 पिटिशंस इसमें थे। तो अब देखना ये होगा कि सरकार इसको लेकर क्या कुछ कहती है, क्या जवाब देती है। लेकिन जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने अनुशासन का एक पार्ट जरूर पढ़ा दिया है लोगों को, जिससे कि टोन और टेनर पूरा एजेंडे का सेट हो गया है कि किस तरीके से अब आगे की सुनवाई चलेगी, याचिकाकर्ताओं को क्या कुछ करना चाहिए। तो एक कॉन्डक्ट ऑफ रूल्स जैसे कहते हैं किसी भी खेल में, जब रेफरी होता है तो रेफरी रूल्स को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट होता है। तो वही रोल में आज जस्टिस एन.वी. रमन्ना दिखने में नजर आए। आइए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बिहार के जो SC/ST के छात्र हैं उनके बारे में, जिन्हें पिछले 3 सालों से जो राष्ट्रीय स्कॉलरशिप स्कीम है उसका फायदा नहीं पहुंचा है। और ये एक सेंट्रल स्कॉलरशिप स्कीम है जिसके तहत तमाम राज्यों के जो बच्चे हैं जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से आते हैं, जिनके जो माँ बाप हैं उनकी जो सालाना इनकम है वो 2.5 लाख तक ही है, तो ऐसे लोगों को ये सेंट्रल स्कॉलरशिप के तहत पैसे मिलते हैं। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर पिछले 3 सालों से ये स्कॉलरशिप स्कीम के तहत बच्चों को पैसे नहीं दिए गए हैं, उनको स्कॉलरशिप मिली ही नहीं है। और जो अधिकारी जो जुड़े हुए हैं SC/ST से, तो उन्होंने कहा कि जो उनकी पोर्टल है, जो राष्ट्रीय पोर्टल है, वो काम नहीं कर रही है, टेक्निकल कोई फेलियर है। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि आपने इस टेक्निकल फेलियर को 3 सालों से क्यों नहीं एड्रेस किया, तो इसके ऊपर उनका कोई जवाब नहीं था। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में 5 लाख ऐसे SC/ST छात्र हैं जो कि लाभार्थी हैं इसके, और 16% SC की पॉपुलेशन है, 1% ST की पॉपुलेशन है। लेकिन 2000 जो असली कहानी है वो ये है कि 2016 से ही बिहार में जो ये स्कॉलरशिप है ये बच्चों को मिली ही नहीं है। और क्योंकि SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट ने 2016 में ये कहा कि जो सरकारी और जो प्राइवेट संस्थान हैं उनके बीच उनकी जो फीस है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, इसलिए जो एक फीस सीमित की गई, लिमिट किया गया, और उस फीस के बियॉन्ड जो भी बच्चे पहले जिनको इसका फ़ायदा पहुंचता था तो नहीं मिले, उनको ये स्कॉलरशिप नहीं मिली। अब आपको बता दें कि पूरे देश में लगभग 60 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनको ये राष्ट्रीय स्कॉलरशिप स्कीम का फ़ायदा पहुंचता है। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक ये मिलती है, और जिसमें कि जो सेंटर है वो 75% पैसे देता है, राज्य सरकारें 25% तक पैसे देती हैं। लेकिन जो लाभार्थियों की संख्या है वो लगातार घटती गई है। 2015 में 1,55,000 स्टूडेंट्स थे, 16-17 में ये घटकर 37,372 हो गए, फिर 18-19 में 39,792 हो गए। तो ये लगातार जो संख्या है ये घटती जा रही है। अब इसको लेकर पटना हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है। लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि अगर यूपी और बाकी जो राज्य हैं वो वहां पर इस राष्ट्रीय स्कॉलरशिप स्कीम को बच्चों तक पहुंचा सकते थे, तो नीतीश कुमार की सरकार क्या कर रही थी। नीतीश कुमार अपने आप को दलितों के नेता, बड़े नेता बताए जाते हैं, EBCs के नेता बताए जाते हैं, लेकिन क्या हो गया कि उन्होंने SC/ST के परिवार के जो बच्चे हैं उनको नज़रअंदाज किया। आज कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि इस स्कॉलरशिप स्कीम के बाहर हो गए हैं, और एक ऐसे समय में जब ना लोगों के पास पैसे हैं, स्कूल से कई बच्चे ड्रॉप आउट कर चुके हैं, तो ऐसे में ये स्कॉलरशिप स्कीम उनके लिए कितनी फायदेमंद होती। लेकिन ये बच्चों को उनका फायदा नहीं मिला। अब इसके लिए दोषी कौन है? नीतीश कुमार से ही इस पर सवाल पूछे जाने चाहिए, और इसको लेकर नीतीश कुमार अभी बिल्कुल चुप हैं कि ये जो राष्ट्रीय स्कॉलरशिप स्कीम है ये बच्चों तक क्यों नहीं पहुंच सकी। तो सवाल खड़े होते हैं नीतीश कुमार के ऊपर, वहां के प्रशासन के ऊपर, SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऊपर कि किस तरीके के अधिकारी थे जिन्होंने देखा ही नहीं कि इतने सारे बच्चे जो लाभार्थियों का नेट है उससे वो बाहर हो गए और उन्हें कोई लेना ही देना नहीं है, चुपचाप बैठे हुए हैं। अब जब ये खबर आई है तो अब देखिए कि क्या टिप्पणी आती है। लेकिन नीतीश कुमार एक बार फिर से सवालों के घेरे में हैं, और शायद जो SC/ST परिवारों के जो बच्चे हैं वो नीतीश कुमार को इस चीज के लिए माफ नहीं करेंगे। आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं। आखिरी खबर अब हमारी है
कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कल उन्होंने अपना 73वां जन्मदिन मनाया, लेकिन उस जन्मदिन के बहाने बहुत सारे विपक्षी दल के जो नेता थे वो उनके तीन मूर्ति रेजिडेंस में गए और उन्होंने एक डिनर होस्ट किया था। उसमें तमाम लीडर्स थे, अखिलेश यादव, आरजेडी के लालू यादव, डेरेक ओब्रायन, लेफ्ट के सीताराम येचुरी, सीपीआई के डी राजा, तो बहुत सारे लोग थे, संजय राउत, तो तमाम लोग थे। और जो पूरी मीटिंग थी विपक्षी दलों की, वो एक विपक्षी दलों की एकजुटता पर जाकर सीमित हो गई। बहाना था कपिल सिब्बल के जन्मदिन का, लेकिन जो रैलिंग पॉइंट्स उस मीटिंग से निकल कर आ रहे थे कि विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत है अगर 2024 का चुनाव सफलतापूर्वक लड़ना है। बहुत सारे लीडर्स ने यह भी माना कि कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह है, जो अंदरूनी प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की जब तक ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बनी रहेगी तब तक विपक्षी दलों के लिए प्रॉब्लम होगी। यानी कि जो संदेश गया कि कांग्रेस की जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी रिजॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि जब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगी तब तक विपक्षी एकता भी मजबूत नहीं होगी। तो इसको लेकर रणनीति बनाई गई, बहुत सारी बातें हुई। बहाना था कपिल सिब्बल के जन्मदिन का, लेकिन विपक्षी एकजुटता का ये एक और रिफ्लेक्शन हमें कपिल सिब्बल के डिनर में दिखा। लेकिन अब आगे किस तरीके की रणनीति बनती है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि मॉनसून सेशन जो पार्लियामेंट का था उसमें काफी एकजुट होकर विपक्षी दल सारे नजर आए, चाहे वो पेगासस का मामला हो, चाहे फिर फार्म लॉज का मामला हो, चाहे बढ़ती तेल की कीमतें हो। लेकिन अब ये देखना है कि ये मोमेंटम किस तरीके से सस्टेन करेंगे विपक्षी दल, उसी पर निर्भर करेगा कि एकजुट होकर विपक्ष कितनी दूर आगे चलेगा और क्या वाकई में बीजेपी को काउंटर कर पाएगा। तो सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप गूगल प्ले स्टोर से सत्य हिंदी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।